हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लास 11th का पार्ट 2 तक कर लिया है। पार्ट 1 और 2 अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, अभी हमारी कुछ डेफिनेशंस और रह गई है तो अब हम उसको देखते हैं कि वो क्या है। तो आज हम फर्स्ट नंबर पर देख रहे हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखोगे, रिसीव ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, रिसिप्ट मतलब कोई भी पैसा अमाउंट रिसीव होने से रिलेटेड है। तो हमारे रिसिप्ट्स क्या हो गए? रिसिप्ट्स हमारे हो गए अमाउंट अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, और रिसीवेबल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ठीक है, अमाउंट या तो कोई मिल गया हमें या फिर मिलेगा। रिसीवेबल किस वजह से? फॉर सेलिंग ऑफ असेट्स, गुड्स और सर्विस। मेरे को अमाउंट रिसीव्ड हो गया या फिर रिसीवेबल रिसीव होगा कहाँ से? अगर मैं कोई असेट बेचती हूँ तो उससे पैसा मिलेगा, या कोई गुड्स बेचती हूँ उससे पैसा मिलेगा, या मैंने कोई सर्विस दी है उससे पैसा मिलेगा। तो वो होती है मेरी रिसिप्ट्स। अब रिसिप्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट। फर्स्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, सेकंड वन इज कैपिटल रिसिप्ट। अब इन दोनों में देखते हैं फ़र्क क्या होता है। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गई कि आप जो डेली डे टू डे आप अपने सामान बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो। वही एग्जांपल लेते हैं, आपकी राशन की शॉप है, आपने दाल बेची, चावल बेची, चीनी बेची, मसाले सेल करे, तो उनसे आपको मिला जो पैसा वो हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट से। ठीक है, लेकिन अगर आपकी दुकान पर कोई काउंटर था, एक काउंटर एक्स्ट्रा बड़ा था, आपने वो काउंटर बेच दिया। ठीक है, वो आप डेली नहीं बेचते, आपने 8-10 साल में कोई काउंटर या कोई असेट बेचा, तो वो हो गया कैपिटल रिसिप्ट। या आपके पास कोई मशीन रखी थी, वहाँ पर आपने वो मशीन बेच दी, तो वो हो गया कैपिटल रिसिप्ट्स। एक बार इसको देखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हो गया हमारा अमाउंट रिसीव्ड, मिलेगा वही सेम ऊपर से रिसीव्ड, और रिसीवेबल या तो मिल गया या फिर मिलेगा इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो हमारा डेली रूटीन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे जो हमें पैसा मिल रहा है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जो हम डेली बिजनेस कर रहे हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही है। अब कोई फर्नीचर की शॉप वाला है, वो डेली फर्नीचर बेच रहा है, पीछे से खरीद रहा है, वो उसका डेली का काम है। ठीक है, दूध वाले की शॉप है, वो डेली मिल्क बेच रहा है, घी बेच रहा है, वो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो अपना जो डेली रूटीन, डेली एक्टिविटीज़ जो उनके बिजनेस में होती है, उनसे जो पैसा रिसीव्ड हो गया या जो होगा, ठीक है, अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, अपना गुड्स बेचकर जो पैसा मिला या मिलेगा, और रेंडर ऑफ सर्विसेज, या फिर वो कोई सर्विस देते होंगे, उनका बिजनेस ही ऐसा होगा, तो वहाँ से जो पैसा मिलेगा वो होता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें कैपिटल रिसिप्ट्स की, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या हो गए? फिर से ये मैं सेम सेम इसीलिए वर्ड्स लिख रही हूँ ताकि आपको ईजी रहे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने में। तो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ये भी अमाउंट या तो मिल गया या फिर मिलेगा। किस लिए? यहाँ पर था गुड्स बेचकर, सेल ऑफ गुड्स बेचकर जो पैसा मिला, यहाँ पर है बाय सेलिंग ऑफ असेट, मैंने कोई असेट बेच दी। यहाँ पर क्या है? बाय सेलिंग ऑफ असेट बेच दी। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? सेल ऑफ मशीनरी।
मशीन मैं आए दिन तो नहीं बेचती, कभी कभार बेचती हूँ। कोई बिल्डिंग थी मेरे पास, सेल ऑफ बिल्डिंग बेचती, डेली तो नहीं बेच रही, कभी कभी बेचती हूँ। तो उन चीज़ों से जो मैं कभी कभी एक्टिविटीज़ कर रही हूँ, उनसे जो मुझे मेरे बिजनेस के लिए पैसा मिला वो हो गया कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन जो मेरी डे टू डे एक्टिविटीज़ से जो मेरे को पैसा मिल रहा है वो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब इसी से रिलेट करके ये हो गया रिसीव। अब कुछ खर्चे भी होते होंगे। सेकंड पॉइंट, अभी हमने पीछे देखा रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। अब हम देखते हैं कुछ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वर्ड को अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? एक्सपेंसेस, खर्चे। कुछ वर्ड में ऐसे ही लग रहा है, एक्सपेंसेस या खर्चे। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या है? अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी incurred for acquiring assets, goods और सर्विसेज। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, ठीक है। अमाउंट स्पेंड, हमने स्पेंड करा, इतना स्पेंड करा, उतना स्पेंड करा। आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो इस वर्ड को। तो हमने कितना खर्चा करा, या फिर हमारी कोई लाइबिलिटी हो गई। क्यों हो गई? मैंने कोई असेट को ख़रीदा, मेरा खर्चा हो गया। मैंने गुड्स खरीदे, खर्चा हो रहा है। या फिर मैंने कोई सर्विस के लिए पैसा पे करा। तो एक्सपेंडिचर मेरा इन वजह से हो सकता है कि मैंने अपने बिजनेस के लिए कोई असेट खरीदा, खर्चा हो रहा है, ठीक है। या मुझे उसको रिपेयर कराना पड़ गया, ठीक है। किसी उसमें कुछ खराबी हो गई थी, जैसे मेरे ऑफिस में लग रही है एसी, तो मुझे उसकी सर्विस करानी पड़ रही है, तो मेरा खर्चा हो रहा है, अमाउंट इनकर्ड हो रहा है। गुड्स खरीद रही हूँ, गुड्स को लाने का खर्चा हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं बिजनेस में। तो इनको भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। सेम इसको थ्री पार्ट्स में कह सकते हैं हम। एक बार जैसे हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स पढ़ा, ऐसे ही एक्सपेंडिचर को हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट पॉइंट हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड पॉइंट हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर एक पॉइंट और आपको बुक्स में देखने को मिलेगा, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम सिंपल एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। लेकिन अभी आप इतना ध्यान मत दो, आपको क्या ध्यान रखना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब पहले हम इन दो पॉइंट्स पर बात करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो ये होते हैं ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट मुझे एक साल के अंदर अंदर मिलेगा, ठीक है। एक बार पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, देन हम समझेंगे। कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर, ठीक है। जैसे इसमें आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। रेंट मैंने पे करा, ठीक है। मैंने अपनी दुकान ले रखी है किराए पर, मैंने 1 महीने का रेंट पे करा, मैं 1 महीने में ख़त्म। फिर वो मैंने कोई लड़का रखा हुआ है अपनी दुकान पर काम करने के लिए अपने बिजनेस में, उसको सैलरी या दिहाड़ी पे करी, मतलब ख़त्म। मैंने कोई इलेक्ट्रिसिटी का 3 महीने का बिल आया, पे करा, मतलब ख़त्म। मतलब यूज़ करा और पे कर दिया, यूज़ करा और पे कर दिया। रेगुलर हो रहे हैं ये मेरे खर्चे। रेंट में साल में 12 बार पे कर रही हूँ हर महीने का, सैलरी पर मंथ दे रही हूँ हर महीने की। तो ये मेरे डेली बेसिस पर होने वाले खर्चे हो गए, वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और मुझे उसका बेनिफिट भी विद इन 1 ईयर मिल जाता है। खर्चा किया, एक महीने का रेंट पे करा, 1 महीना उस ज़मीन पर मैं उस बिल्डिंग में रह ली, बात ख़त्म। उसका बेनिफिट मैंने उठा लिया और पेमेंट भी कर दी। तो ये डेली बेसिस पर होने वाले खर्चे हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरी तरफ अगर हम देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या हो गए? इसका हम एग्जांपल लेते हैं पहले। परचेज ऑफ असेट,
आपने कोई असेट खरीदी, ठीक है, आए दिन तो नहीं खरीदते ना, कभी कभी आपने अपनी फैक्ट्री में मशीन लगवानी थी, डेली मशीन तो नहीं लगवा रहे, कभी कभी लगवा रहे हो, और उसमें भी वो 20 लाख की मान लो मशीन आई, कितने लाख की आई, 20 लाख की, बड़े अमाउंट की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप ऐसे कह सकते हो बिग अमाउंट का खर्चा हो रहा है, बिग अमाउंट हमारा लग रहा है, ठीक है, बिग अमाउंट एक्सपेंडिचर है, इसमें बहुत सारा पैसा लग रहा है हमारा, ठीक है। और ये हमें मशीन, जो हमने मान लो कोई भी मशीन ही खरीदी है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, मशीन खरीदी है, ये आपको बेनिफिट देगी आने वाले 20 सालों तक, 10 सालों तक। तो आपको कितने टाइम तक इसका बेनिफिट मिल रहा है, गेव बेनिफिट टू योर बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपको इसका बेनिफिट 1 साल में खर्चा करा और उसी साल में उसका बेनिफिट ले लिया, काम खत्म। लेकिन यहाँ पर आपने बिग अमाउंट का खर्चा करा और उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा तक मिलेगा, बहुत सारे आने वाले सालों तक मिलेगा। थर्ड पॉइंट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये अभी हम आगे समझते हैं कि ये क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड, कुछ और खर्चे होते हैं, जैसे आप ले लो प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो आप पीछे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़कर आए हो अभी, उसी का पार्ट कह सकते हो, ये भी डेली हमारे बिजनेस के होते रहते हैं। अब आपने प्रीपेड वर्ड सुना होगा, जब आप मोबाइल रिचार्ज करवाते हो, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, मोबाइल रिचार्ज करवाते हो तो कई लोग पहले ही पेमेंट करते हैं, फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं, और कई का फ़ोन बिल वाला होता है, पोस्ट पेड कहते हैं जिसको हम, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने क्या करा, आपने मान लो 1 जुलाई 2020 को आपने अपना मोबाइल रिचार्ज करवाया, ठीक है, 600 रुपये का। अब आपको उसका बेनिफिट 3 महीने तक मिलेगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। आपने आज ही 600 रुपीज़ पे कर दिए, अब आपको उसका बेनिफिट 3 महीने तक मिल रहा है। ये होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। खर्चा तो हुआ, प्रीपेड, पहले ही पेमेंट कर दी, हमने पहले ही पेमेंट कर दी, अब हम उसका बेनिफिट 3 महीने तक उठा सकते हैं। तो हम इसको क्या सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, और हम क्या कह सकते हैं, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। आपने एडवांस में पैसे पे कर दिए, ठीक है। अब 3 महीने तक आप उस मोबाइल के रिचार्ज का यूज़ कर सकते हो, डाटा यूज़ कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो 3 महीने तक आपके लिए वो क्या है, ये जो प्रीपेड एक्सपेंस हुआ है, 3 महीने तक आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो, आपका राइट है, आपकी प्रॉपर्टी है वो। तो ये आपके लिए हो गए करंट असेट्स, ये ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको हम कह सकते हैं ड्यू बट नॉट पेड। इसमें आपकी फिर से रियल लाइफ से रिलेट करके एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके फ्रेंड का बर्थडे था, ठीक है, 31 मई को उसका बर्थडे था। अब 31 मई को मान लो स्कूल की थी छुट्टी, फिर आप गए स्कूल, 1 जून को आपने कहा तेरी पार्टी ड्यू है भाई, दे दे। अब उसने नहीं दी, आप गए 2 जून को, आपने कहा भाई तेरी पार्टी ड्यू है, दे दे। आप गए 3 को, भाई तेरी पार्टी ड्यू है, दे दे, दे ही नहीं रहा।
इस दिन आपका बर्थडे था, बर्थडे मतलब ड्यू डेट आ चुकी, बर्थडे चला गया उसका, डेट निकल गई है लेकिन वो पार्टी नहीं दे रहा, तो ड्यू बट नॉट पेड, वो पार्टी देने की डेट आ चुकी है लेकिन अभी तक उसने पेमेंट नहीं करी है। सिमिलरली मान लो जैसे आपके बिजनेस में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, काम करते हैं, ठीक है, आप उनको हर महीने की 30 तारीख को, मान लो 30 तारीख को सैलरी देते हो, 30 सितंबर आ गई, इस दिन को आपको सैलरी पे करनी थी, इस दिन वो ड्यू हो गई, उनको पैसे देने थे, आपने नहीं दिए, अक्टूबर की 1 तारीख आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, आपने पे नहीं करे हैं, तो ये हो गया ड्यू बट नॉट पेड। इस दिन आपने उसको 30,000 रुपीज़ देने थे, तो वो आपके लिए कहलाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी वो अमाउंट जो डेट आ चुकी है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं करा। जैसे आप लोग अपने स्कूल की फीस देते हो तो एक पर्टिकुलर डेट है कि उस डेट को आपकी ड्यू हो चुकी है, लेकिन वो डेट भी निकल चुकी है, आपने पे नहीं करा है, तो वो आपकी क्या चल रही है, फीस आउटस्टैंडिंग चल रही है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ और टर्म्स की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, क्या है आपका, इनकम कह लो या प्रॉफिट कह लो, वो क्या होता है, तो इसका आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। आप बिजनेस क्यों करते हो, ताकि आप कुछ ना कुछ इनकम कमा सको, प्रॉफिट कमा सको, इसलिए आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, तो आपके बिजनेस में जितना भी रेवेन्यू, यहाँ पर हम लगा देते हैं इज इक्वल टू, ठीक है, इनकम या प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो आपको जितना भी ग्रॉस अमाउंट रिसीव हुआ, गुड्स बेचे, ठीक है, सर्विसेज दी, उससे पैसे मिले, लेकिन आपने गुड्स कहीं से खरीदे भी तो होंगे, उसकी कुछ कॉस्ट भी तो आई होगी, फिर आप बिजनेस रन कर रहे हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, ठीक है ना, तो कुछ खर्चे भी हुए होंगे, तो जो भी आपको अमाउंट मिला उसमें से अपने सारे खर्चे घटा दो, तो आपके पास बच जाएगा, जो बचा वो हो गया आपका प्रॉफिट। अगर मैं इसी में कहूँ लॉस, लॉस क्या होगा, खर्चे ज़्यादा हो गए और रेवेन्यू कम है, आपके खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आपने जो बिज़नेस में आपको सेल करके जो पैसा मिला वो कम है, तो आपके बिज़नेस को क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस पेज पर हमने 4 टर्म्स पढ़ी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम और प्रॉफिट क्या होते हैं एंड लॉस क्या होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, कुछ टर्म्स और हैं। 7th पॉइंट, अब 7th पॉइंट है हमारा स्टॉक, या फिर उसका दूसरा नाम इन्वेंट्री। ठीक है, अब ये स्टॉक या इन्वेंट्री क्या है, आपने कभी किसी शॉपकीपर को, किसी बिजनेसमैन को सुना होगा कहते हुए इतना माल पड़ा है, इतना स्टॉक रखा है, ये डेली लाइफ में यूज़ होता है कि इतना माल रखा है, इतना स्टॉक रखा है, तो उसी को कहते हैं हम इन्वेंट्री, की उसकी दुकान में अभी कितना सामान रखा है। मान लो उसकी स्टेशनरी की शॉप है, उसके पास अब 20 रजिस्टर पड़े हैं, तो उसके पास 20 रजिस्टर का स्टॉक पड़ा हुआ है, 25 पेन के पैकेट पड़े हैं, तो 25 पेन का स्टॉक रखा हुआ है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या हो गई, स्टॉक क्या हो गई, उसकी दुकान पर जिस भी चीज़ में वो डील कर रहा है उसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो स्टॉक इज़ अ टेंजिबल एसेट्स। स्टेशनरी की दुकान है तो पेन, पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर, राशन की शॉप हो गई तो जो भी उसकी वीट हो गया, दालें हो गई, मसाले हो गए, उन सबको तुम छू सकते हो, तो वो उनका स्टॉक है और वो क्या है, टेंजिबल एसेट है। ठीक है, हेल्ड बाय द एंटरप्राइज, हेल्ड बाय अ एंटरप्राइज, किसी भी बिजनेस के पास रखा हुआ है, ठीक है, और बिजनेस कह लो, किस लिए रखा हुआ है, वो दालों का क्या करेगा, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, ताकि वो आगे उनको बेच सके।
ठीक है। अब इस स्टॉक को भी दो पार्ट्स में हम कह सकते हैं। एक होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक एंड सेकंड वन इज क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझने के से पहले हम एक पॉइंट और यहाँ पर समझते हैं। अब जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो दो तरीके के ईयर होंगे। आपके घर में जो कैलेंडर होता है वो कब से कब तक होता है? 1 तारीख से, ठीक है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का कैलेंडर होता है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ, ठीक है, जो भी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये आपका, इसको हम कहते हैं कैलेंडर ईयर। और लेकिन अगर मैं पूछूं आपका स्कूल का सेशन क्या होता है, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। जनरली यही होता है स्कूल का सेशन। इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ज़्यादातर जो हम अकाउंट्स में फॉलो करते हैं वो ये वाले ईयर्स फॉलो किए जाते हैं। लेकिन अभी आप समझने के लिए समझो, अब अकाउंटिंग जो भी हम करेंगे, जो भी बिजनेसमैन खाते बनाएगा, सामान रिकॉर्ड करेगा, वो 1 साल के लिए देखेगा कि उस 1 साल में मैंने कितना सामान खरीदा, कितने का बेचा, कितने खर्चे हुए, उस हिसाब से 1 साल का प्रॉफिट या 1 साल का लॉस निकाला जाता है। तो यहाँ पर अगर इस डेट को वो देखेगा कि मेरे साल के शुरू के दिन, चाहे मैं कोई सा भी 1 साल ऑप्ट करूं, हर बिजनेसमैन के ऊपर है, ये साल ऑप्ट करे या फिर ये वाला साल ऑप्ट करे, लेकिन जनरली ज़्यादातर रियल लाइफ में ये वाला साल अकाउंटिंग ईयर ऑप्ट किया जाता है। ठीक है, तो अगर जितना भी 1 अप्रैल को जो भी उसके बिजनेस में स्टॉक रखा हुआ है उसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। और साल के आखिर में जो भी आप 1 साल लेकर चल रहे हो, उस साल के आखिर में जो स्टॉक रखा हुआ है उसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब हम इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। मान लो आपके पास 1 अप्रैल को आपने स्टॉक की काउंटिंग करवाई, आपके बिजनेस में रखा था 1 लाख रुपए का स्टॉक, और साल के आखिर में आपने काउंटिंग करवाई, उस दिन आपके पास रखा था 75,000 का स्टॉक। तो आपके पास साल के शुरू में कितने का, 1 लाख रुपए का रखा था स्टॉक, उसको कहेंगे हम ओपनिंग स्टॉक। और साल के आखिर में जो रखा था उसको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ये क्या हो गया, स्टॉक इन हैंड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। हमारे दुकान में, हमारे हाथ में स्टॉक रखा है साल के शुरू में, बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग मतलब साल की शुरुआत। ठीक है, और साल के आखिर में जो रखा है स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर। साल का अंत कहाँ पर हो रहा है, इस जगह साल खत्म हो रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमने स्टॉक के बारे में पढ़ा, हमारी दुकान पर जो भी सामान रखा हुआ है, गुड्स जो हमारे रखे हुए हैं वो हमारे हो गए स्टॉक। टेंजिबल एसेट से हम छू सकते हैं और किस पर्पस के लिए रखे हुए हैं, ताकि हम उसको दोबारा बेच सके। फिर उसको दो पार्ट्स में बांटा। साल के शुरू में जब अगर हमने काउंटिंग करी कि कितने का माल रखा हुआ है दुकान में, बिजनेस में, तो उसको हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। और साल के एंड में काउंट करा तो उसको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब इसी में आगे बात करते हैं। अगर मान लो मेरी फैक्ट्री है, अगर मान लो मेरी फैक्ट्री है, या फिर मैं कहूँ फैक्ट्री में क्या होता है, सामान मैन्युफैक्चर होता है, मैं कहूँ मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। ठीक है, तो मेरे पास स्टॉक कैसा कैसा होगा। मान लो मैं चेयर, टेबल, सोफा ये सब बनाती हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, फैक्ट्री में सामान बनाने के लिए पीछे से कहीं वुड आएगी, वुडर आएगी। ठीक है, वुड आएगी, उसके बाद क्या करेंगे, बैठने की सीट बनेगी। ठीक है, उनके पैर बनेंगे, चेयर की टेक लगाने के लिए बनेगा, एक टेबल के लिए ऐसा बड़ा सा रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, उसके बाद जाकर एक फाइनल चेयर बनकर तैयार हो जाएगी। तो पहले मेरे पास फैक्ट्री में वुड आया,
इसको हम कह सकते हैं ये हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल। फिर हमने उसके हाथ रखने के बना लिए अलग से, उसके पाए बना लिए, उसकी टेक लगाने का बना लिया, उस पर बैठने का बना लिया। अभी हमने उसको टुकड़ों में बना लिया, मतलब उस पर अभी काम चल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। उसको हम कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर हम शॉर्ट में उसको कहते हैं WIP, लेकिन एग्जाम में हमें पूरा ही पता होना चाहिए। अब वो चेयर बनकर, इन सबको जोड़ दिया, अब वो चेयर बनकर रेडी हो गई है, तो फिनिश्ड गुड्स, अब ये मार्केट में जाने के लिए तैयार है, इसको हम कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। तो ये भी मेरे लिए स्टॉक है, रॉ मटेरियल का स्टॉक, इसकी भी काउंटिंग होती होगी। मेरे लिए आधी अधूरी चीज़ें बन गई, वर्क इन प्रोग्रेस। मेरा पूरा गुड बनकर तैयार है, फिनिश्ड गुड्स। तो अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो स्टॉक 3 तरीके का हो सकता है कि भाई रॉ मटेरियल की भी तो काउंटिंग होती होगी कि ख़त्म होने वाला है, अब पीछे से और ऑर्डर कर दो, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना रखा है तो हमें उनको बताना पड़ेगा। वर्क इन प्रोग्रेस में कितना बन गया, कहाँ तक बन गया, बताना पड़ेगा। फिनिश्ड गुड्स कितना बन के तैयार है, तो इनकी भी कुछ ना कुछ तरीके से काउंटिंग होती होगी। तो हमें, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल का स्टॉक भी हो सकता है हमारे पास, वर्क इन प्रोग्रेस का भी हो सकता है, एंड फिनिश्ड गुड्स का भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर अब हम इसमें पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट वर्ड भी आप अपने डेली लाइफ में सुनते हो, यार वो प्रोडक्ट खरीद लेते, इतना डिस्काउंट है, ठीक है। दिवाली पर प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं, डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट क्या है, जो उसका ओरिजिनल प्राइस है उसके बदले आप कम पे कर रहे हो। कोई चीज़ 100 रुपये की थी तो अब आपको वो पे नहीं करने, आपको 90 रुपीज़ ही पे करने हैं, यही होता है डिस्काउंट। कितने की छूट मिल गई आपको, 10 रुपये की। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो है रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स के प्राइस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसको भी हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। कौन कौन से, ट्रेड डिस्काउंट, एक हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा हो गया हमारा कैश डिस्काउंट। अब ये भाई 2 तरीके के डिस्काउंट कौन से आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम इनको देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, मान लो आप किसी शॉप पर गए, आपने कहा भैया एक रजिस्टर कितने का है, उसने कहा 20 रुपीज़ का, ठीक है, आपसे वो 20 रुपये ही लेगा। आपने कहा मैं 100 रजिस्टर खरीदूंगा, मेरे को कितने के पड़ेंगे, उसने कहा 2000 रुपये के। आपने कहा भैया मैं एक खरीद रहा हूँ तो भी 20 रुपये, मैं 100 खरीद रहा हूँ तब भी आप मुझे 20 रुपये ही लगा रहे हो, कम करो क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा हूँ। तो उसने कहा, जो भी उनमें बात हुई, उसने कहा ठीक है आप मुझे 1700 रुपये दे देना, 2000 आप मुझे पे मत करो, आप मुझे कितने देना, 1700 रुपये। तो ये क्या हो गया, ये डिस्काउंट क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने ह्यूज क्वांटिटी में सामान खरीदा, बल्क में सामान खरीदा, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब हम बल्क में सामान खरीदते हैं। और दूसरा, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता किताबों में। जो शॉपकीपर है वो ये नहीं रिकॉर्ड करेगा कि मेरा 2000 का सामान था, मैंने 1700 में बेचा, 300 का डिस्काउंट। वो सीधा सीधा 1700 रुपये रिकॉर्ड करेगा कि मेरे पास 1700 रुपये आ गए। तो इसको नॉट रिकॉर्डेड, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो बल्क में सामान खरीदा, बहुत सारा क्वांटिटी में सामान खरीदा और इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो ये होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट होता है आपने टाइमली पेमेंट कर दी, ठीक है। आपने किसी शॉपकीपर को, किसी बिजनेसमैन को बिल्कुल टाइम पर पेमेंट कर दी, ठीक है। आप बहुत सिंसियर से हो, आपने एकदम अर्ली प्रॉम्प्ट पेमेंट, इसके लिए आपकी बुक में वर्ड यूज होगा अर्ली प्रॉम्प्ट पेमेंट।
आपने उसको 15 दिन बाद पैसे देने थे, आप 7 दिन में ही दे आए, वो खुश हो गया, उसने खुश होकर आपको डिस्काउंट दे दिया कि भाई तूने तो 15 दिन बाद देने थे, तू जल्दी आ गया तो ले डिस्काउंट थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वो होता है कैश डिस्काउंट, और इसको वो दुकानदार, वो बिजनेसमैन इसको रिकॉर्ड करता है, तो इसको अपनी किताबों में वो रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर वो 300 रुपये रिकॉर्ड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर उसने जो भी 100-200 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा वो उसको रिकॉर्ड करेगा। अब हम आगे एक और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट हम इस चैप्टर का देखने वाले हैं, दैट इज फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है, फिक्टिशियस असेट्स का एक और हम कह सकते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद होगा अभी जब मैंने पीछे एक्सपेंडिचर के एग्जाम को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करवाया था, कैपिटल, रेवेन्यू, कैपिटल और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो यह मैंने स्टार मार्क करके छुड़वाया था। ये वही पॉइंट है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको हम फिक्टिशियस असेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसके डेफिनेशन देखते हैं, ये होती क्या है। ठीक है, नीदर, कीवर्ड्स ही लिख रहे हैं हम, नीदर टेंजिबल असेट, ये ना तो टेंजिबल असेट है और नॉर इनटेंजिबल असेट, और ना ही इंटेंजिबल असेट है। ठीक है, बट दे आर लॉसेस, ये क्या है हमारे लिए, लॉसेस है, एंड रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। तो यहाँ से अगर आप पॉइंट्स देखोगे तो ये ना तो टेंजिबल असेट है, ना ही इंटेंजिबल असेट्स है, ये क्या है, लॉसेस है, और इसको राइट ऑफ किया जाता है इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल से ज़्यादा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट। आपने अपने बिजनेस में कोई एडवर्टीजमेंट करवाई, ठीक है, उस पर लगे मान लीजिए 6 करोड़ रुपीस लगे। ठीक है, अब आपने इस साल वो 6 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब वो 6 करोड़ रुपए आप सिर्फ इसी साल के एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाओगे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट है, उसका बेनिफिट आपको आने वाले बहुत सारे सालों तक मिलेगा। ठीक है, उसका बेनिफिट आपको आने वाले बहुत सालों तक मिलेगा। तो आप इस साल अगर 6 साल के खर्चे दिखा दोगे, उस हिसाब से आपका बिजनेस इस साल लॉस में शो होगा। तो हम क्या करते हैं, इस 6 करोड़ को मेरे को एक एज्यूम कर लिया कि मेरे को आने वाले 6 सालों तक उसका बेनिफिट मिलेगा, तो मैंने उसको 6 भागों में तोड़ दिया। मैंने 1 करोड़ यहाँ खर्चा दिखाया, ठीक है, इसको मैंने 6 भागों में तोड़ दिया कि आने वाले 6 सालों में, इस साल में 1 करोड़ रुपया लिखूंगी मैं, इस साल में 1 करोड़, इसमें 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 इसमें। तो मैंने इस अपने एडवर्टीजमेंट के खर्चे को बहुत सारे भागों में तोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये क्या है, एक तरीके से मेरा लॉसेस है, मैंने ह्यूज अमाउंट खर्च कर दिया और उसको राइट ऑफ किया, बांटा गया, बहुत सारे सालों में बांट दिया। ये होते हैं मेरे फिक्टिशियस असेट्स कह लो, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह लो। ठीक है, अब इसके नाम में आपको दिख रहा होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप पढ़कर आ चुके। तो ये जो है हमारा एडवर्टीजमेंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरीके से मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही, मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है ये। ठीक है, तो फिक्टिशियस असेट्स वो असेट्स हो गए, जैसे बेस्ट एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट, मैंने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी खर्च करी है, तो मैं उसको सिर्फ 1 साल में नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि फिर मेरा लॉस आ जाएगा। अगर मान लो किसी प्रोडक्ट के टीवी पर एडवर्टीजमेंट आ रही है, वो सिर्फ 1 साल तक नहीं आएगी, वो इतने सारे सालों तक आएगी, और उससे उनके बिजनेस को फ़ायदा भी मिलेगा। तो उससे रिलेटेड खर्चे मैंने बहुत सारे सालों में बांट दिए हैं। ठीक है, तो हमारी ऑलमोस्ट सारी टर्म्स ख़त्म हो गई हैं।
अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, हम उसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।